तो अपन नर जनन अंग की बात करते हैं कि नर जनन अंग क्या होता है और इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो जो आपको ये दिख रहा है ये नर जनन अंग की संरचना है, जिसमें क्या क्या होते हैं अभी, इसमें एक जोड़ी तो क्या होते हैं अभी, वर्षण होते हैं, एक जोड़ी यानी दो, एक जोड़ी क्या होती है अभी, वर्षण होते हैं, ठीक है। और एक जोड़ी क्या होते हैं अभी, एक जोड़ी वर्षण से निकलने वाली शुक्राणु नलिकाएं होती हैं। क्या होती है अभी, शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, ठीक है। और एक इसमें क्या होता है अभी, शुक्राशय होता है, क्या होता है, शुक्राशय। और एक इसमें क्या होता है अभी, शीर्षण होता है, ठीक है। तो एक जोड़ी वर्षण जो आपको दिख रहे हैं ना, ये एक जोड़ी मतलब दो वर्षण होते हैं। और इन वर्षणों में क्या होता है अभी, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है अभी, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो बहुत सूक्ष्म संरचना होती है, जो बिना सूक्ष्मदर्शी के हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। और इन वर्षणों से एक एक क्या निकलती है अभी, शुक्राणु नलिका निकलती है। और ये शुक्राणु नलिका वर्षण से कहाँ जाती है अभी, शुक्राशय में जाती है। तो शुक्राशय में जाके ये जो शुक्राणु है ये इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही वर्षण में जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु नलिका से होते हुए कहाँ जाते हैं अभी, शुक्राशय में आ जाते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है इसमें भी, जो नर जनन अंग है वो क्या होता है अभी, शीर्षण होता है। तो नर जनन अंग में ये मुख्य जो है ये होते हैं, एक जोड़ी वर्षण से निकलने वाली शुक्राणु नलिका, शुक्राशय और शीर्षण होते हैं। अब जो शुक्राणु है ना, ये एक कोशिका का ही रूप होती है। कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं वो सभी प्रकार के ये शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु की संरचना बात करें तो शुक्राणु की संरचना में भी 3 भाग होते हैं। सबसे जो ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है अभी, सिर भाग होता है। क्या होता है अभी, सिर भाग होता है। और बीच में कुछ मोटा भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं अभी, मध्य भाग बोलते हैं, मध्य भाग। और जो लास्ट का सिरा है उसमें क्या है अभी, पूंछ भाग होती है। क्या होती है अभी, पूंछ भाग। तो शुक्राणु की संरचना में 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला सिर भाग होता है जो थोड़ा चौड़ाई में होता है, और मध्य भाग है ये मीडियम प्रकार का, और लास्ट में जो पूंछ होती है। पूंछ क्यों होती है अभी, क्योंकि ये जब अंडाणु के पास में पहुंचते हैं तो पहुंचने के लिए क्या चाहिए अभी, गति चाहिए। तो पूंछ की सहायता से क्या करते हैं अभी, गति करते हैं, और बहुत सूक्ष्म संरचना होती है इनकी। तो इस प्रकार से नर जनन अंग की संरचना की बात अपन कर ली। अब अपन बात करेंगे मादा जनन अंग की, यानी अंडाशय की बात करेंगे, अंडाशय की बात करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं मादा जनन अंग की बात करते हैं। ये संरचना आपको दिख रही है, ये संरचना है मादा जनन अंग की। तो मादा जनन अंग में कौन कौन सी संरचनाएं होती है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होते हैं अभी, 2 तो अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय या 2 अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं अभी, 2 अंडाशय होते हैं। और इन अंडाशयों में किन का निर्माण होता है अभी, अंडाणुओं का निर्माण होता है। यानी जो मादा है या स्त्री है उसमें प्रत्येक मास यानी प्रत्येक महीने इसमें क्या होता है अभी, एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो भी 2 तो अंडाशय हो गई, और 2 इसमें क्या होती है अभी, अंडवाहिनी होती है। क्या होती है अभी, अंडवाहिनी होती है। इन अंडवाहिनियों में से क्या होता है अभी, जो अंडाशय में अंडाणु बना है वो इन अंडवाहिनियों के द्वारा कहाँ आता है अभी, गर्भाशय में आता है। कहाँ आता है अभी, गर्भाशय में जो ये अंडाणु आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है अभी, 3 नंबर एक क्या होता है, इसमें भी गर्भाशय होता है। जहाँ पे क्या होता है अभी, जो भ्रूण बनता है, जो भ्रूण बनता है या शिशु बनता है उसका स्थापन क्या होता है अभी, गर्भाशय में होता है, ठीक है। और उसका परिपक्व है वो भी कहाँ होता है अभी, गर्भाशय में होता है। और एक इसमें क्या होता है अभी, योनि होती है। योनि के द्वारा क्या होता है अभी, जो नर जनन अंग में शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु योनि के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं अभी, गर्भाशय में पहुंचते हैं। और गर्भाशय में
कौन आता है? भी अंडाणु आता है, अंडाशय से अंडाणु आता है, और अंडाणु और जो शुक्राणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? भी भ्रूण का निर्माण करते हैं। और भ्रूण का प्रतिस्थापन कहाँ होता है? भी गर्भाशय में। तो गर्भाशय में भ्रूण का स्थापित हो जाना क्या कहलाता है? भी भ्रूण का परिवर्तन कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा। ठीक है, तो मादा जनन अंग में ये संरचनाएं होती हैं, 2 अंडाशय होते हैं, 2 अंडवाहिनी, एक गर्भाशय और एक योनि। तो ये संरचना है। अब अपन बात करते हैं जो अंडाणु है। अंडाणु भी क्या है? भी एकल कोशिका है, शुक्राणु की तरह एकल कोशिका है, जिसकी संरचना ये होती है। ठीक है, अंडाणु की संरचना, जिसमें जो बाहर है वो क्या होता है? भी जो कोशिका द्रव्य की तरह होता है, और बीच में क्या होता है? भी केंद्रक होता है, और बाहर एक भित्ति होता है। अब जो शुक्राणु है वो जब इस अंडाणु के संपर्क में आएगा तो अंडाणु की जो बाहरी झिल्ली है ये तोड़कर कहा जाएगा? भी अंदर जो केंद्रक है ना, इससे संलयन होगा, इससे क्या होगा? निषेचित होगा, और उससे शुक्राणु और अंडाणु का जो केंद्रक आपस में मिले क्या बनाएगा? भी युग्मनज का निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। और युग्मनज से क्या बनेगा? भी आगे भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण से फिर बच्चे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अपन नर जनन अंग और मादा जनन अंग की बात कर ली। नर जनन अंग में शुक्राणु का निर्माण हुआ, और मादा जनन अंग में अंडाणु का निर्माण हुआ। और शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़कर किस प्रकार युग्मनज का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार से आगे भ्रूण का निर्माण होता है, इसकी बात अपने आगे करते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं जनन क्रिया की। जनन क्रिया या जनन प्रक्रम की बात करते हैं कि भी जनन क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले अपने बात पढ़ ली कि भी जो नर जननांग है उसमें क्या बनेगा? भी उसमें बनेगा शुक्राणु। क्या बनेगा? भी शुक्राणु। और जो मादा जननांग है उसमें क्या बनेगा? भी अंडाणु। और अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। और शुक्राणु कहाँ बनता है? भी वर्षण में बनता है, वर्षण में बनता है। और अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। अब जो शुक्राणु वर्षण में बन गया, ये शुक्राणु नर के शिश्न के द्वारा भी कहाँ पहुंचता है? मादा की जो योनि है उस रास्ते से कहाँ पहुंचता है? भी गर्भाशय में पहुंचता है। शुक्राणु है वो भी योनि के द्वारा कहाँ पहुंचता है? गर्भाशय में पहुंचता है। और गर्भाशय में पहुंचकर ये भी गति करते हुए, पूंछ की सहायता से गति करते हुए ये कहाँ पहुंचता है? भी शुक्राणु है ये कहाँ पहुंचता है? अंडवाहिनी में पहुंचता है। अंडवाहिनी में या डीप वाहिनी में पहुंचता है। नर है उसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं, लेकिन जो अंडवाहिनी है इसमें भी क्या है? कुछ ही जो शुक्राणु है वो पहुंचते हैं। और इधर भी अंडाशय में क्या बना हुआ है? अंडाणु है। ये अंडाणु क्या करेगा? भी गति करते हुए इस शुक्राणु के सामने आएगा, और ये अंडवाहिनी में जो शुक्राणु है और अंडाणु है ये आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे। यानी शुक्राणु और अंडाणु का आपस में जुड़ना या मिलना क्या कहलाता है? भी संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संलयन। संलयन कहलाता है। तो अंडाणु और जो शुक्राणु है वो संलयन होकर क्या करेंगे? भी निषेचन करेंगे। यानी जो अंडाणु का जो अंड केंद्रक है और शुक्राणु का जो केंद्रक है वो आपस में संलयित होकर क्या करेंगे? भी निषेचन करेंगे। अंडवाहिनी में क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। वो निषेचन करके क्या बनाएंगे? भी युग्मनज का निर्माण करेंगे। और युग्मनज क्या होता है? भी द्विकेंद्रिक होता है, क्योंकि इसमें एक केंद्रक शुक्राणु का होता है और एक केंद्रक किसका होता है? भी अंडाणु का होता है। अब इस युग्मनज में क्या होगा? भी ये एक कोशिका की भांति होता है, तो इसमें युग्मनज में विभाजन होगा। क्या होगा? भी विभाजन होगा। तो ये क्या है? भी एक कोशिका से 2 कोशिका और 2 कोशिका से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाओं का समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? भी कोशिकाओं का समूह बन जाता है। इन सभी में कोशिका में जो समान कोशिकाएं हैं, समान कार्य करने वाली, समान संरचना वाली है, तो ये सब कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी? भी उत्तक का निर्माण करेगी। क्या बनाएगी? भी उत्तक का निर्माण करेगी। ठीक है, संलयन हुआ, उसमें निषेचन हुआ, और निषेचन से क्या बना? भी युग्मनज बना।
और युग्मनज में लगातार विभाजन होने से क्या बना भी, भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नहीं, युग्मनज में लगातार विभाजन हुआ तो क्या बना भी, उत्तक का निर्माण हुआ। क्या भाई, उत्तक का निर्माण। अब उत्तक और उत्तक में लगातार आगे विभाजन होगा तो इनसे क्या निर्माण होगा भी, अंगों का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, अंगों का। और अंगों से क्या बनेगा भी, पूरे शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो युग्मनज है उसका निर्माण, उसमें विभाजन होने से उत्तकों का निर्माण हुआ और उत्तकों से अंगों का और अंगों से शरीर का निर्माण होता है। जब ये भ्रूण है इसमें अपन अलग अलग अंग देख सकते हैं, सभी अंग बन जाते हैं तो उसे गर्भ बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी, गर्भ बोलेंगे। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो क्या है भी, जो माता है या मादा है ये शिशु या बच्चे को जन्म देती है, शिशु या बच्चे को जन्म देती है। तो इस प्रकार से क्या है भी, जंतुओं में जनन क्रिया होती है। अब इसमें अपने एक चीज पढ़ी थी, निषेचन। ये निषेचन कहाँ होता है भी, ये निषेचन हमने पढ़ा कि मादा के अंदर होता है। मादा के अंदर जो अंडवाहिनी है वहां पे क्या होता है भी, शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, निषेचन होता है। लेकिन ये निषेचन कई जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनमें ये निषेचन जो मादा के अंदर न होकर बाहर होता है। तो निषेचन दो प्रकार का होता है भी, निषेचन दो प्रकार का होता है। एक तो आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, और दूसरा होता है भी बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन है ये भी, जैसे मानव है, भेड़ बकरी है, गाय भैंस है, इनमें क्या होता है भी, आंतरिक निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन किसमें होता है भी, कि बाह्य निषेचन ये मादा के शरीर में न होकर बाहर होता है। ये किसमें होता है, जो जलीय जीव है जैसे स्टार फिश है या जो अन्य जो जलीय जीव है उनमें क्या होता है भी, बाह्य निषेचन होता है। इसमें क्या होता है भी, जो मादा है ये अंडाणु को बाहर जल में छोड़ देती है और इधर जो नर है वो शुक्राणु को जल में छोड़ देता है। और जब जल के अंदर जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तो उसमें क्या होगा भी, निषेचन होगा और उसके द्वारा क्या है भी, बच्चे या शिशु का निर्माण होता है। तो निषेचन है वो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन दो प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि भी जनन क्रिया के द्वारा जरायुज प्राणियों और अंडज प्राणियों ने अंडे के रूप में या शिशु के रूप में जन्म ले लिया। जन्म होने के बाद में तो शिशु है या बच्चा है या अंडा है, उसका भी क्या होता है, उसका क्या होता है भी, कि लगातार वृद्धि और विकास परिवर्तन होता रहता है। और ये वृद्धि विकास परिवर्तन तब तक होता रहता है जब तक कि वो वयस्क अवस्था में नहीं आ जाए। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य शिशु को उत्पन्न करता है तो शिशु में जो अंग हैं उनमें केवल वृद्धि और विकास होता है। जो वयस्क में जो अंग होते हैं उसी समान जो अंग है वो शिशु के अंदर होते हैं, लेकिन उसमें वृद्धि और विकास होता है। लेकिन कई प्राणी ऐसे हैं जिनमें तो शिशु है वो वयस्क प्राणियों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अपन बात करें रेशम कीट की, किसकी बात करें भी, रेशम कीट। और बात करें अपन बात करें जो मेंढक की, क्या बात करें, मेंढक। रेशम कीट भी क्या देता है भी, अंडा देता है। ठीक है, और अंडे से क्या निकलता है भी, लार्वा निकलता है। और लार्वा से क्या निकलता है भी, प्यूपा। और प्यूपा से क्या बनता है भी, वयस्क जो रेशम का कीट उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार जो मेंढक है ना, मेंढक भी क्या देता है भी, अंडा देता है। और अंडे से क्या निकलता है भी, लार्वा या टेडपोल बोलते हैं, टेडपोल निकलता है। और टेडपोल से क्या बनता है भी, वयस्क बनता है। अब जो रेशम कीट और मेंढक है इसके अंडे से क्या निकलता है भी, लार्वा। रेशम कीट में लार्वा या इल्ली निकलती है और मेंढक में जो अंडे से लार्वा या टेडपोल निकलता है। ये लार्वा और टेडपोल है ये बिल्कुल वयस्क से अलग होते हैं, इनका जो संरचना है वो बिल्कुल अलग होती है। और जैसे इसमें परिवर्तन होता है तो ये वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। अब मेंढक है इसमें कई बार क्या होता है भी, जो लार्वा है वो सीधे ही क्या भी वयस्क में बदल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। यानी मेंढक में जो टेडपोल है वो सीधा ही वयस्क में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं भी, कायांतरण बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं जीवों में अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक